हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 13.5 के सॉल्यूशंस को। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ये एक ऑप्शनल यानी एक्सरसाइज है। A copper wire 3 mm is in diameter is wound about a cylinder whose length is 12 centimeter and diameter 10 centimeter so as to cover the curved surface of the cylinder. Find the length and mass of the wire assuming the density of copper to be 8.88 ग्राम पर cm क्यूब। एक कॉपर वायर एक सिलेंडर पे लपेटा गया है। जैसे ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर, ठीक, और इसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर भी दिया गया है। डायमीटर क्या है? एंड डायमीटर 10 सेंटीमीटर, ये रहा 10 सेंटीमीटर डायमीटर। इस पर वायर लपेटे गए हैं। ऐसे ऐसे वायर थोड़ा सा दिखा देते हैं। सपोज़ कि ये वायर की मोटाई को दिखा रहे हैं हम। ऐसे वायर लपेटा गया है और ऐसे वायर लपेटा गया है, ठीक। इसमें आपको पता नहीं है कि कितने बार लपेटा गया है, ये सब कुछ नहीं है मालूम, बस वायर को लपेटा गया है। थोड़ा सा इसको डेंस कर देते हैं। अच्छा, कुछ इस तरीके से, ठीक। एक कॉपर वायर 3 mm इन डायमीटर। अगर ये जो वायर देख रहे हैं जो लपेटा हुआ है इस पर, इस सिलेंडर पे, अगर उसका फिगर इस तरीके से बनाया जाए, जैसे कि ये थोड़ा सा मोटा करके दिखाते हैं जो विजिबल हो, जैसे ये हो गया। तो ये वायर है, ये जो वायर इस पर लपेटा हुआ है वो वायर ऐसे बना है, उस लेंथ। अच्छा, तो एंड डायमीटर इतना, सो इट इज कवर टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, फाइंड द लेंथ ऑफ मास ऑफ एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ इतना। अच्छा, वायर का जो डायमीटर है वो 3 mm है, यानी कि ये 3 mm ये डायमीटर है। और क्या कहा गया है कि ये जो वायर को लपेटा गया है इस पर इस तरीके से लपेटा गया है चारों तरफ ऐसे घुमा घुमा के, कि जो इसका ये कर्व सरफेस एरिया देख रहे हैं वो पूरा कवर हो गया है, ठीक। तो इसमें कितने टर्न्स ऐसे लगे हैं वो तो पता नहीं है। अच्छा, और ये वायर जो है, अगर इसको वायर को थोड़ा सा यानी कि बड़ा करके अगर देखें तो इस तरीके का उसका डायमीटर है। तो इसमें फिर ये भी कहा गया है कि इस तार का यानी मास निकालने के लिए और लेंथ भी निकालने के लिए, अगर इसका यानी कि इसका अगर हाइट हम h मान लें, h1, और इसका रेडियस अगर r1 मान लें यहाँ से यहाँ तक, और इसका अगर लेंथ अगर हम h2 मान लें, ये रहा h2 और ये r2। तो देख लेते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं कि r1 इसका क्या होगा। r1 इक्वल टू हो जाएगा 10/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये तो पता है। और h1 क्या हो जाएगा हम लोगों का 12 सेंटीमीटर, ये भी पता है। अगर वायर देखें तो वायर इसके लिए अगर रेडियस देखें r2 तो इक्वल टू हम लोगों का हो जाएगा 3 mm है। तो सबको एक ही यूनिट में रखना अच्छा रहेगा। 3 mm है तो 3/2 करेंगे तो ये mm हो जाएगा, लेकिन इसको अगर 10 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3/20 cm ऐसे लिख सकते हैं, ये समझ चुके हैं। और h2 की बात करें तो ये निकालने के लिए कहा गया है। और इसके साथ साथ इसका मास भी कहा गया है कि मास भी बताना, यानी कि उसका वेट भी बताना हो है। इस वायर का, जितने भी इसमें वायर लपेटे गए हैं उसका वेट भी बताना है। और कुछ इस तरीके से दिया गया है कि 1 cm3, अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 1 cm3 इक्वल टू क्या है, 8.88 ग्राम, ऐसे कुछ वज़न दिया गया है, मास दिया गया है इस वायर का। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। एक सिलेंडर है, सिलेंडर पर यानी कि उसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है और हाइट क्या है 12 सेंटीमीटर। उस पर वायर लपेटे गए हैं, उस वायर का डायमीटर 3 mm है। हाइट क्या है, मतलब उसका लेंथ क्या है अभी तो नहीं उसमें बताया गया है, या हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो इसमें ऐसे ऐसे लपेट दिया गया है जिससे कि इसका कर्व सरफेस एरिया पूरा कवर हो जाए। तो फिर उसका लेंथ भी पूछा गया है ये तार का, और साथ ही साथ उसका मास पूछा गया है, और 1 cm3 इक्वल टू इतना ग्राम उसका मास दिया गया है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें जो ये टर्न्स, कितने टर्न्स हुए हैं, ये टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर ऑन द सिलेंडर सरफेस, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑन द सिलेंडर सरफेस पे ये कितने बार ये लपेटा गया है, इसको निकालने के लिए एक तरीका है, जरा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ हो, ये रहा, ठीक, और इसकी ऊंचाई अगर यानी कि अगर इसको मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है, इसको एग्जांपल से समझ रहे हैं। और एक वायर है अलग से, ये वायर, और ये अगर
1 सेंटीमीटर मोटाई का हो, 1 सेंटीमीटर मोटाई डायमीटर का हो, और इस पर अगर लपेटना स्टार्ट कर दें तो यहाँ से यहाँ तक ये तो मोटाई ही है, ये मोटाई है, 1 मोटाई, 2 मोटाई, 3, ये 4, ये 5, ये तो मोटाई ही है। यानी कि अगर ये तो डायमीटर ही है, ये डायमीटर डायमीटर डायमीटर, तो कितने डायमीटर इसमें हो गए? तो उस डायमीटर से अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए, ये डायमीटर है, 1 डायमीटर है इसका, तो ये टोटल लेंथ क्या है? 5। तो 5 सेंटीमीटर में अगर इस वायर के डायमीटर से अगर भाग दे दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो वो नंबर ऑफ़ टर्न्स निकल जाएगा, कितने बार उस पर लपेटा गया है उस तार को। तो ये हम लोग इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो टर्न निकालने के लिए हम लोगों को इस हाइट में, यानी कि क्या है वो 12 सेंटीमीटर में डिवाइड करना होगा इसके डायमीटर, तार के डायमीटर से, यानी इसकी जो मोटाई है, तार की मोटाई, उससे भाग दे रहे हैं। 3 mm है, तो यूनिट तो सेम रहेगा, तभी वो कैंसिल होने वाला है। तो ये 12 सेंटीमीटर को अगर हम mm में कन्वर्ट कर लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये 3 mm तो यहाँ ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये 40 टर्न्स हो गया। यानी कि तार जो वायर है, तो वायर कितने बार लपेटे गए हैं? 40 बार। ठीक, अब ये तो पता चल गया। अब ये पता करना है कि ये तार एक टर्न में कितने लेंथ, मतलब एक टर्न जो ऐसे लिया गया है उसका क्या लेंथ है, तब 40 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तब टोटल लेंथ निकल जाएगा वायर का। तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू कैसे निकलेगा, पहले वो समझते हैं। जैसे कि इस पर एक बार ऐसे घेरा गया है, तो कितने बार घेरा गया है? 40 बार। एक बार जो घेरा गया है ऐसे, तो उसका लेंथ क्या निकलेगा? तो 2πr1, क्योंकि इसका यानी कि ये सर्कल का क्या होता है? पेरीमीटर, सॉरी, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो टोटल हम कर रहे हैं, ये तो एक टर्न का हम बताएं लेंथ, टोटल है 40, तो यानी कि 2πr1 करके इसको 40 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 40 ही आगे रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। 40 इंटू 2πr1, इसका रेडियस r1 लिया है इसीलिए। तो ये क्या हम लोगों को करना होगा? 40 इंटू 2 करेंगे तो 80 πr1, तो 80 तो ये हो जाएगा। पाई का वैल्यू क्या कुछ दिया है, तो इसमें वैसे तो कुछ मेंशन नहीं है, फिर भी इसको डेसिमल नंबर में ले लेते हैं। और इंटू r1 क्या है हम लोगों का? r1 है 5, यहाँ देख सकते हैं ये 5। तो इस तरीके से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। यानी है 80 इंटू 3.14 और इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो गया हम लोगों का, क्या कहते हैं, ये cm में आ गया। तो ये डायरेक्ट हम लोग निकाल चुके हैं। क्या निकाले हैं? ये हम लेंथ निकाल लिए, ये वायर का पूरा लेंथ। तो यही तो था, यानी इसका लेंथ निकालने के लिए पूछा गया था। तो H2 ये जो देख रहे हैं, ये यही तो लेंथ है। तो लेंथ हम लोगों का निकल गया, यही वायर का लेंथ है कि जो लपेटा गया। यहाँ छोटे से फिगर में दिखा है कि ये 1256 क्या है? सेंटीमीटर। यहाँ तक तो पता चल गया। अब देखते हैं मास के बारे में थोड़ा सा। अगर इसका मास देखें, ये वायर का मास, तो मास निकालने के लिए जो दिया गया 1 cm³ इक्वल टू इतना ग्राम दिया गया है, जो भी ग्राम दिया गया है। तो cm³ में, तो इट मीन्स कि इसका वॉल्यूम निकालना होगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए पहले वॉल्यूम ऑफ द वायर, ये H2 हम लोगों को पता ही है, अभी 1256 सेंटीमीटर में निकाले हैं। अच्छा, तो वॉल्यूम इसका अगर वायर का निकालना हो तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? तो ये सिलेंड्रिकल शेप में, वायर सिलेंड्रिकल शेप में, तो इसके उसको निकालने के लिए πr², h होता है यहाँ सब 2 है, इसका रेडियस r2 लिए हैं और हाइट भी h2 लिए हैं, इसीलिए ये πr² h होता है फॉर्मूला, ऐसे जानते हैं। तो ये रेडियस का जो भी नाम दिए हैं, h1 या r1 जो भी है, तो ऐसे नाम दे दिए। अब इसमें क्योंकि दो चीज़ यहाँ शो की हैं, तो अलग अलग सिंबल से दिखाएं। पाई का वैल्यू ले लें अपने हिसाब से। r2 क्या है? r2 देख सकते हैं 3/20 है, उस पर स्क्वायर है, तो इसी को 2 बार लिख देते हैं। और h2 क्या है? h2 1256, यानी ऐसे है 1256। अब इसको देखते हैं क्या ये कैंसिल होने वाला है, तो 2 से कर सकते हैं, 2 से 10 टाइम्स में, फिर 2 से 10 टाइम्स में, फिर 2 से कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक, 314 यानी 314, और ये तो सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 314 इंटू 9 इंटू ये कर रहे हैं 3.14, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो रहा है, और नीचे है 100। अगर इससे अगर डिवाइड करें तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये क्या है हम लोगों का? तो ये सब हम लोग निकाल रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब में,
आयतन को निकाल रहे हैं, ये जिसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। तो इस तरीके से कुछ आ गया। तो इसको अप्रॉक्स में अगर लिखें तो 88.74 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ऐसे cm3। अब जब हम लोगों के पास वॉल्यूम आ गया और ये भी दिया गया है कि 1 cm3 इक्वल टू इतना ग्राम, कुछ ग्राम दिया गया है, तो इतना cm3 वॉल्यूम हो गया इस वायर का। तो अब मास निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मास भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रहा, अभी तो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम लिख लेते हैं। v इक्वल टू क्या है, 88.74 cm3। ये हम लोगों को कहा नहीं गया था, हम लोगों को मास कहा गया है। तो वॉल्यूम ज़रूरत, मतलब पहले वॉल्यूम निकालेंगे तभी मास निकलता है। तो देयरफॉर मास ऑफ द वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी है पॉइंट में है ये, और इनटू क्या करेंगे 8.88। तो ये जो भी आया ये ग्राम में आ गया। इसको किलो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में, जो भी ग्राम में आएगा उसमें फिर 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। 88.74 इंटू 8.88 इक्वल टू हो जाएगा 788.01। ये जो भी हुआ ग्राम में हुआ। अगर इसी को केजी में चेंज करना हो तो ये क्या हो जाएगा 788 केजी, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों का ये निकल गया। तो अगर इसको यानी कि अगर कोई इंटीजर में लिखा हो तो 788 ग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं, और या तो ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 13.5 के पहले क्वेश्चन को देख चुके हैं हम लोग। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, अ राइट ट्रायंगल हुज साइड आर 3 cm and 4 cm अदर देन हाइपोटेन्यूज is made to revolve about its hypotenuse. Find the volume and surface area of the double cone so formed. Choose value of pi as found appropriate. ऐसा कहा गया है। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन को कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे उसका साइड दिया गया है एक 3 और एक 4 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज को छोड़कर ऐसा मेंशन किया गया है कि एक राइट ट्रायंगल है, उसमें हाइपोटेन्यूज को छोड़कर जो दो साइड है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का है। फिर कहते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज से होकर इसको अगर इस तरीके से बना लिया जाए, कुछ इस तरीके से, ये तो ये 90 डिग्री का है, ये 3 है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, इसको रिवॉल्व किया गया है, घुमाया गया है। तो घुमाने के बाद तो कुछ सॉलिड फॉर्म इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि ये गोल साइज से घुमाने के बाद कुछ इस तरीके का बनेगा, ये देख रहे हैं। तो ये जो बनेगा, कहते हैं कि ये बनने के बाद अगर आप इसको गौर से देखें तो ऊपर भी एक कॉन बन जाएगा और नीचे भी एक कॉन बन जाएगा, डबल कॉन बन रहा है। तो इसी का कहते हैं, क्या करें, सरफेस एरिया ऑफ द डबल कॉन। अच्छा, सो वॉल्यूम और सरफेस एरिया ये निकालने के लिए कहा गया है। ये इस तरीके का जो सॉलिड बनेगा डबल कॉन वाला, तो इसको बढ़िया से बनाते हैं, इसको ऐसे समझते हैं। इसको ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, इसको भी यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं। तो ये समझ चुके हैं क्या किए हैं कि ये जो देख रहे हैं हाइपोटेन्यूज, ये एच हाइपोटेन्यूज, इसी को ऐसे करके ऐसे किए हैं और इसको घुमा दिया है। ऐसे घुमाने के बाद ये डबल कॉन फॉर्म हो रहा है, एक कॉन ये वाला और एक नीचे वाला कॉन यहाँ देख रहे हैं कि फॉर्म हो रहा है। ठीक, तो इसमें ये साइड दिखा दिए, ये 3 सेंटीमीटर, समझ लेना है कैसे क्या किया है। ये 4 सेंटीमीटर, तो ये तो 90 तो बनेगा ही, ये 90 बनने वाला है, तो उधर भी 90 ही रहेगा। अच्छा, ये तो जान चुके हैं। अब इसमें इसका कह रहे हैं कि सरफेस एरिया तो और उसके साथ साथ इसका वॉल्यूम भी। तो वॉल्यूम के लिए क्या फार्मूला है, ये तो इसमें एच चाहिए, यानी कि दोनों कॉन का अगर निकालेंगे तो एच चाहिए, ये भी हाइट और ये भी हाइट। अच्छा, तो अगर ये इसको अगर आर रेडियस ले लें, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, और ये अगर L1 ले लें, ये L2 ले लें, और ये H1 ले लें, ये H2 ले लें। तो दूसरा है कि अगर वो सरफेस एरिया निकालेंगे तो पाई आर एल, तो इसमें ये स्लैंट हाइट भी चाहिए। तो स्लैंट हाइट तो हम लोगों को खैर मालूम है, तो इसमें H1 H2 नहीं है और रेडियस नहीं है। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले वो देखते हैं कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वो पाइथागोरस थ्योरम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पहले हम नेमिंग करते हैं ABCD, और इसको अगर O ले लिया जाए तो इस तरीके से हो जाएगा ABCD O। अब देखते हैं, जैसे अगर कहें
इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर देखें ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, ये वाला, ये 90 के सामने वाला ये साइड है, ए बी सी जो ट्रायंगल देख रहे हैं इसमें ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये अगर स्क्वायर हटा दें तो ये रूट के अंदर आ जाएगा, यहाँ लिख दे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे कर सकते हैं। ए बी क्या है 3 का स्क्वायर, बी सी क्या है 4 का स्क्वायर, ये दिया गया है, तो ये 9 प्लस 16 ये हो जाएगा रूट 25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए सी है। अच्छा, ए सी को, ये जो ए सी देख रहे हैं ये वाला ए सी को यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ए ओ प्लस ओ सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी को ही ए ओ प्लस ओ सी में ऐसे बांट दिए, मतलब इसको पार्ट वाइज ऐसे करके लिख दिया। ए ओ देखें तो H1 है और ओ सी देखें तो H2 है, तो इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ये लिख के रख लिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ H1 प्लस H2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ये आ गया हम लोगों का, ये लिख के रख लिया। अब इसको इरेज करते हैं। अब क्या चाहिए, इसमें रेडियस मिसिंग है, तो रेडियस निकालने के लिए देखते हैं सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर इस फिगर को ए बी सी को ऐसे अगर देखा जाए, जैसे कि ये क्या लिए हैं, ये बी लिए हैं, ये ए है बी है, और अगर सी इसको ले लिया जाए तो ये अभी हम लोग 5 निकाले हैं। यहाँ से ऐसे अगर देखें तो इसी को रेडियस दिया है ना, फिगर में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ए बी सी जो देख रहे हैं ट्रायंगल, ये आर ऐसे दिखा दिए। अच्छा, ये तो ये 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये जो देख रहे हैं ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, तो ये हाइट है एक तरह से, और ये 3 सेंटीमीटर, सॉरी इधर से 3 है, इधर से ये 4 है। अगर इसका एरिया निकालें हम लोग, एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस हो जाएगा ए सी इसको बेस ले लिया, और ये ले लेंगे, ये ए ओ है, सॉरी बी ओ है ये हाइट, तो बी ओ ऐसे लेके एरिया निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर देखेंगे कि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले नाउ और या नाउ ऐसे लिखता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए सी और इंटू बी ओ, ऐसे लिख दिए। ये हाफ इंटू, ये क्या है बेस है, और ये क्या है, अब क्या कहते हैं उसको, हाइट, तो ये हो गया ठीक। अच्छा, तो इस तरीके से ये तो हम कर सकते हैं। तो ये, लेकिन एक चीज़, ये जो देख रहा है ये वाला, ये तो कहा गया था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस तो ये भी हो जाएगा 4 और इंटू ये हो जाएगा हाइट यहाँ 3, तो ये क्योंकि ये 90 है तो ये हम लोगों का हाइट है, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हाफ इंटू 3, यानी कि यानी बेस अगर लें, हाफ इंटू बेस अगर 4 ले लें और 3 हाइट ले लें, या नेम ही ऐसे दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी इंटू बी सी, और ये भी रहेगा इधर ए सी इंटू बी ओ। अब सबका वैल्यू रखते हैं, हाफ हो गया, ए बी का 3 हो गया, बी सी का क्या है 4, और ये देखें तो हाफ है, ए सी का क्या है वैल्यू तो 5 है, और बी ओ का देखें तो ये आर है, देख सकते हैं फिगर में। अच्छा, इसके बाद ये हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया, ये 12 और 12 इक्वल टू 5 आर हो जाएगा, तो 5 आर इक्वल टू 12, देयरफॉर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/5। तो इस तरीके से 2.4 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, आर का वैल्यू आ गया। तो आर शायद नहीं दिख रहा होगा, आर का वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर ये आ गया रेडियस हम लोगों। तो हम लोग अब रेडियस भी फाइंड आउट कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो फार्मूला है उस पर हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2.4, अब इसमें कहा गया है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कॉइन। तो अब वॉल्यूम देखते हैं, therefore वॉल्यूम ऑफ डबल कॉइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले ऊपर वाले का ये वाला जो कॉइन देख रहे हैं उसका वॉल्यूम ले लेते हैं, फिर इसका भी वॉल्यूम उसमें ऐड कर देंगे डबल कॉइन का। 1/3 पाई, आर तो सेम है दोनों के लिए, पाई ओ स्क्वायर H1 इसका अलग है, और इसका अगर लें तो इसमें भी ले सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 इसका, लेकिन H अलग है, दोनों का ले लिए। अब अगर देखें तो कुछ कॉमन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन लें, उसके बाद H1 अब प्लस H2 ये हो जाएगा 1/3 पाई का वैल्यू जो लेने का मन करे ले सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा कहा नहीं गया है, जो अप्रोप्रिएट लग रहा है आपको बोले, तो ये हम ले लिए इंटू
ये रेडियस क्या है हम लोगों का 2.4 है, स्क्वायर है, ऐसे कर दिए। और फिर इनटू है हम लोगों का क्या है h1 प्लस h2, तो h1 प्लस h2 5 सेंटीमीटर है, तो ये डायरेक्ट हम 5 रख लिए। इसके बाद देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। आगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.4 इंटू 2.4, पहले स्क्वायर कर लेते हैं, ये हो गया। इंटू अगर 5 करें तो ये भी हो गया, और इंटू 3.14 करें तो ये भी हो गया, और इसको डिवाइडेड बाय अगर 3 करें तो ये भी हो गया। तो कुल मिला के हुआ 30.144। ये अपने से कर सकते हैं। तो ये क्या है cm³। तो इस तरीके से हम लोग यानी कि वॉल्यूम निकाल चुके हैं। तो ये जो अगर देखेंगे ये जो डेसिमल वाला पार्ट, इसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है। अगर आप पाई का वैल्यू कुछ अलग लेके चले हैं, यानी कि 22/7, अलग क्या, दोनों लगभग सेम ही है, सेम क्या पूरा ही सेम है। तो अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में लेंगे तो थोड़ा सा यानी अंतर हो सकता है। ये इस वाले पार्ट में इधर एग्जैक्ट वही रहने वाला है। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम। अब देखते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ द डबल कॉनिक्वल टू, तो पहले ऊपर वाले का सरफेस एरिया अगर लेंगे तो πr/l होता है, तो ये तो L1 लेना होगा। फिर इसका देखें तो πr/L2 हो जाएगा, इसका अगर सरफेस एरिया ले तो यही फॉर्मूला होता है। तो आर तो दोनों में सेम ही है, इसके लिए भी यही आ रहा है, इसके लिए भी यही आ रहा है, लेकिन L1 अलग है, L2 अलग है, स्लैंट हाइट अलग है। तो ये πr कॉमन लेते हैं, L1 प्लस L2 ऐसे कर लेते हैं। पाई का वैल्यू जो लेने का मन करे, हम 3.14 ले रहे हैं, रेडियस है 2.4, और इंटू ये L1 प्लस L2। L1 क्या है, L1 ये 3 देख रहे हैं, 3 है, अब प्लस ये L2 क्या है, 4 है। तो ऐसे ले लें 3.14 इंटू 2.4 इंटू ये रहा 7। तो इस तरीके से इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 2.4 इंटू 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 52.752। ये क्या है, यूनिट क्या है, तो यूनिट सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ये लिख दिए। जब भी सरफेस एरिया लिखें तो यूनिट स्क्वायर में, और जब भी वॉल्यूम निकालें तो यूनिट क्यूब में लिखें। तो इस तरीके से हो गया हम लोगों का यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन। आप देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। क्या है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है अ सिस्टर्न इंटरनली मेजरिंग 150 सेंटीमीटर इंटू 120 सेंटीमीटर इंटू 110 सेंटीमीटर हैज़ समथिंग, यानी कि इसमें दिया गया है जो भी है cm³ ऑफ वाटर इन इट। porous bricks are placed in the water until the cistern is full to the brim. Each brick absorbs 1/17 of its own volume of water. How many bricks can be put in the without overflowing the water? Each brick being, अच्छा डायमेंशंस दिया गया है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद देखते हैं। एक कोई पानी का कोई वाटर बॉडी है, कुछ इस तरीके से वाटर बॉडी पहले देख लेते हैं। पॉन्ड वगैरह जो भी कुछ हो इस तरीके से है, जिसको जलाशय कहते हैं। एक सिस्टर्न है इंटरनली मेजरिंग, अगर उसका अंदर से माप कुछ इस तरीके से दिया गया हो, इंटरनल ये मेजरमेंट है, तो ये 120 सेंटीमीटर और 110 सेंटीमीटर इस तरीके का, ठीक। और इसमें कुछ पानी भी है, इसमें कुछ पानी भी है। ऐसा नहीं कहा गया है कि इसमें फुल पानी है, लेकिन कुछ पानी है। तो इस फिगर को अगर इधर बनाए तो कुछ ज़्यादा अच्छा होगा। ये एक वाटर बॉडी है। वाटर बॉडी मीन्स यानी कि कोई पानी का कोई चीज़, यानी हो सकता है वो पॉन्ड हो, लेक हो। ये क्यूबॉइडल शेप में ऐसा दिया गया है। इंटरनल इसका डायमेंशन कुछ इसमें इस तरीके से सेंटीमीटर, या कोई बर्तन ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टर्न इंटरनली 150 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ 120 110 सेंटीमीटर कोई भी चीज़ हो, लेकिन वो पानी इसमें रखा है, तो इस तरीके का है। बर्तन ही इसको मान लेते हैं। इसमें कुछ पहले वाटर इसमें रखा हुआ है, कितना वाटर है ये भी मेंशन किया गया है कि इसमें पहले से इस वाटर का वॉल्यूम जो इसमें प्रेजेंट है पहले से, तो वाटर का वो भी दे दिया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिस्टर्न ऐसे लिख देते हैं। ये सिस्टर्न में जो वॉल्यूम है उस वाटर का वो भी लिख देते हैं कि इतना पानी पहले से इसमें मौजूद है। अब फिर इसमें यह कहा गया है कि इसमें एक पोरस
ब्रिक को डाला गया है, यानी कि इस तरह के ईंट को डाला गया है जो पानी को एब्जॉर्ब करता हो। ओरस यानी कि पानी को एब्जॉर्ब करने वाले खुरदरे सरफेस वाले कोई चीज़ जब पानी में डालते हैं तो पानी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वो। तो उसमें तो कुछ ये ईंट का भी डायमेंशन दिया गया है, ये कुछ इस तरीके का है, ये ब्रिक है, ये ब्रिक है, एक ईंट है, उसका भी डायमेंशन दिया गया है। क्वेश्चन को अभी पूरा समझ लेंगे तभी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक इस तरीके से। आप क्वेश्चन को समझते हैं उसके बाद देखते हैं। 1/17 ऑफ वाटर कहते हैं कि ये एक कोई बर्तन है, उसमें पानी रखा हुआ है, कितना पानी है ये भी कह दिया गया है, इतना पहले से पानी मौजूद है, बर्तन का डायमेंशन भी दिया गया है। ये एक ईंट है ब्रिक, ब्रिक का भी डायमेंशन कुछ इस तरीके से दिया गया है। कहते हैं कि ये पोरस ब्रिक है, यानी कि इसको पानी में अगर डालेंगे तो ये पानी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ये पानी में डाला गया, तो एक ईंट को डालेंगे तो कुछ पानी को एब्जॉर्ब करेंगे। कहते हैं कि जो इसका वॉल्यूम है उसका 1/17 ये एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि अगर एक ईंट का 34 cm³ अगर वॉल्यूम है तो इसका 1/17 यानी कि ये 1/17 से अगर मल्टीप्लाई कर दें यानी कि 2 cm³ पानी ये अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी इसके अंदर डालने के बाद भी जैसे कि ये क्या कितना था 34 cm³ इसका वॉल्यूम, जैसे ही एक ईंट को डालेंगे 34 cm वॉल्यूम वो कवर कर लेना चाहिए और ये पानी उतना ऊपर उठ जाना चाहिए इतने वॉल्यूम का, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें 1/17 वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो अपने वॉल्यूम का जो भी है एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर पानी घुस जाता है इसके अंदर। ठीक, ये हम लोगों को मान के चलना है। अब क्या कर सकते हैं तो देखते हैं कि ये तो इतना एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फिर कहते हैं इसमें कितने ईंट को डालें, वो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है जिससे कि ये पानी ऊपर उठता जाएगा और ये ब्रिम तक यानी कि ऊपर किनारे तक यहाँ तक पानी आ जाना चाहिए, यानी पानी लबालब भरा हुआ रहना चाहिए। तो इस तरीके से यानी हम लोगों को ये इतनी बात यानी बताई गई है। अब देखते हैं इससे क्या कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस बर्तन का पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे, इसका भी वॉल्यूम निकाल लेंगे, सेपरेटली दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे। उसके बाद देखते हैं फिर आगे क्या करते हैं। तो पहले वॉल्यूम को निकाल के उधर लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इक्वल टू, ये तो इतना है अलग बात है, ये मेंशन किया गया है तो पहले उसका निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, डायमेंशन इसका दिया गया है तो L इंटू बी इंटू एच करेंगे तो ये ऐसे लिख सकते हैं 150 सेंटीमीटर डायरेक्ट लिख सकते हैं, 120 सेंटीमीटर इंटू 110 सेंटीमीटर, तो ये cm³ में आ जाएगा कुछ ना कुछ। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 150 इंटू 120 और इंटू 110 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1980000, ये cm³ आ गया। तो इसका वॉल्यूम पहले हम लिख लेते हैं कि ये रहा वॉल्यूम, ये पानी का, ये इस पानी का नहीं लिख रहे हैं, ये टोटल वॉल्यूम लिख रहे हैं, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इक्वल टू 198,000,000 cm³। ये आ गया हम लोगों का इस बर्तन का कि इसमें इतना पानी आ सकता है। ठीक, अब एक ब्रिक का निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक, यानी एक ब्रिक का अगर निकालें तो क्या निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये देख रहे हैं, इंटू हाइट। अगर ये कर दें तो ये भी cm³ में कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो देखते हैं इसका क्या आता है, इसका आ जाएगा 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5। अगर ये कर दें तो आ जाएगा 1096.875। तो इस तरीके से ये ब्रिक का भी वॉल्यूम, यानी कि एक ब्रिक का वॉल्यूम आ गया। ब्रिक वॉल्यूम यहाँ लिख लेते हैं क्या है, 1096.875 cm³, ऐसे लिख के रख लिए। ये दोनों का सेपरेटली हम लोग क्या निकाल के रख लिए, वॉल्यूम अलग अलग निकाल के रख लिए। अब देखते हैं क्या होता है, इसको इरेज करना चाहेंगे। सवाल में क्या कहा गया था, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कितने ईंट को इसमें डालें कि ये पानी उठकर क्या हो जाए, ये ब्रिम तक यानी कि इस किनारे तक आ जाए। तो इसके लिए पहले मानना पड़ेगा कि लेट n नंबर ऑफ bricks to be put in the cistern so that water
क्या है कि माना कि n नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी पुट इन द सिस्टम सो दैट वाटर विल टच, क्या कहते हैं, टच द ब्रिम ऑफ द सिस्टम। तो इस तरीके से हम ये लिख दिए कि मान लें कि वो n नंबर, या तो लेट n नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी पुट इन द सिस्टम, बस इतना ही लिख के छोड़ सकते हैं। ये रहा, मान लिए हैं कि इतने नंबर ऑफ ब्रिक्स को डालना है उसमें। अच्छा, तो टोटल ब्रिक्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा तब हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, तब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स, निकालना तो पड़ेगा। एन ब्रिक्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना था, यानी कि उसमें मान लिए कि एन नंबर ऑफ ब्रिक्स इसमें डालना है, ठीक, तब ये पानी ऊपर आएगा। तो हम वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स क्या हो जाएगा, यानी कि एन इंटू जो एक ब्रिक का है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा, यानी कि 1096.875 एन हो जाएगा। ये हो गया वॉल्यूम, जो भी है यूनिट क्यूब में लिख दिया। अच्छा, ये तो पता चल गया, लेकिन इसमें ये भी कहा गया है कि कुछ वाटर को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी इसके अंदर पानी जाएगा, पोरस ब्रिक है। तो फिर लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर, जो एब्जॉर्ब किया जाएगा पानी, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो जितना कहते हैं ईच का वॉल्यूम होगा उसका 1/17 ऐसे लिख दिया इंटू टोटल, तो इस ब्रिक का वॉल्यूम यही है, तो 1096.875 इस तरीके से, और ये एन है, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा 1096.875 एन अपॉन 17 एन, सॉरी ये सी एम क्यू, इतना पानी क्या हो जाएगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ये तो पता चल गया कि इतना पानी एब्जॉर्ब करने वाला है, इतना ये टोटल ईच का वॉल्यूम होगा। अब इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो पहले हम लिख लेते हैं कि ये तो जितना है टोटल का, अगर इसमें टोटल का एन इसमें ऐड करना है, और फिर इसमें क्या करना है, ये जो होगा अपॉन 17, ये एब्जॉर्ब वाटर का ये वॉल्यूम है। अब इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब जो यहाँ लिखने वाले हैं मेन चीज़ ये होगा, सिंस ऐसा देखें कि हम क्या करने वाले हैं, अगर इसमें लिखें ये पानी का जो वॉल्यूम है पहले से, ये पहले से जो वाटर का वॉल्यूम है, उसमें ईट को जो डालेंगे उसका वॉल्यूम, और एब्जॉर्ब जो कर लेगा वॉल्यूम, वो तीनों को ऐड करके देखते हैं क्या होता है। पहले से जो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, यानी कि इसमें जो बर्तन में पहले से पानी है वो, अब प्लस ये पहले से मौजूद है, अब प्लस टोटल वॉल्यूम ऑफ, या वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्रिक्स, अगर ये देखें तो टोटल ब्रिक्स का भी वॉल्यूम उसमें जोड़ दिए। और अच्छा, तो ये तो पहले से पानी है, टोटल ब्रिक्स का अगर जोड़ेंगे तो ये यहाँ तक तो पानी आ जाएगा, लेकिन वो कुछ एब्जॉर्ब भी कर लेगा, तो एब्जॉर्ब वाटर को घटाना होगा, उसमें घटा देते हैं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लिया उसके अंदर गया, तो वो तो यानी कि इसमें इसके भरपाई के लिए कुछ कर नहीं रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर, और उसमें फिर क्या करना होगा, ये टोटल अगर ये सारा कैलकुलेशन करेंगे कि ये वाला पहले से पानी इसमें इतना मौजूद है, ईट का अगर वॉल्यूम इसमें इतना हो गया, उसमें फिर माइनस करेंगे कि ईट एब्जॉर्ब कर लिया इतना पानी, ये टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल का वॉल्यूम हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। तो इस तरीके से अगर देखें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सिस्टम कितना हो जाएगा 1296,000, क्या यही है, तो ये हो गया cm3, ये तो पहले से है, ये हो गया 1296,000 वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, और फिर प्लस उसमें करना होगा वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्रिक्स। तो टोटल ब्रिक्स का क्या है वॉल्यूम, तो ये तो एक का है टोटल का, उसमें 1096.875 एन इसमें होगा ये, और उसमें माइनस करना होगा वो कितना यानी एब्जॉर्ब किया था, तो वो 1096.875 अपॉन 7 ये एन था यहाँ, और इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, यानी कि ये क्या है वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम टोटल, जो टोटल वॉल्यूम निकाले थे इस बर्तन का, तो वो है 19,800,000,
इस तरीके से सब CM क्यूब में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बस अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं और सारा चीज़ यहीं से हो जाएगा। तो इसको पहले उसमें माइनस करते हैं, फिर ये दोनों n वाले का फिर देखते हैं। तो यही चीज़ मेन हम लोगों को जानना है। तो इसको हम अगले स्टेप में ये वाला माइनस करते हैं 1096.875n, और ये माइनस है 1096.875n/70 इक्वल टू ये वाले को माइनस करते हैं, क्योंकि ये वाला प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस होगा। ट्रांसपोज उसको कर देते हैं, देखते हैं 198,000, उसमें माइनस करना होगा हम लोगों को 129600। तो इस तरीके से हो जाएगा 18,5400, ये हो गया हम लोगों का। अच्छा, यहाँ तक तो हम लोग पहुँच चुके हैं। अब देखते हैं कि इसमें और कुछ कहा गया है क्या। नहीं, नंबर ऑफ वही सिर्फ निकालना है, ये हो गया। अब इसमें अगर देखें तो ये 17 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको 17 से करते हैं। 1096 इंटू 0.875 इंटू 17 अगर इसको करें तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा 18646.875n, और माइनस करना होगा 1096.875n, ये रहा, और इक्वल टू जो भी इधर नंबर है इसको लिख दें। इसके बाद देखते हैं। तो इस तरीके से अगर कहीं भी ध्यानपूर्वक इसको करें, हो सकता है कहीं मिस्टेक भी हो सकता है इसमें। तो ये रहा 46, इसमें माइनस करते हैं 1096.875, ये n है, यही नंबर ऑफ ब्रिक्स निकलने वाला है। तो डायरेक्ट अगर हम देयरफॉर n अगर देखें तो ये हो जाएगा 400 इंटू 7 होल अपॉन 7550। इस तरीके से आ गया ये। तो क्या ये नंबर ऑफ़ ब्रिक्स जो निकाले हैं एन का जो वैल्यू आया है, तो नंबर ऑफ़ ब्रिक्स कोई भी चीज़ अगर हम लोग बताएंगे तो क्या डेसिमल नंबर में बता सकते हैं कोई भी चीज़ का नंबर? तो नहीं, ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ये 5.5 बॉटल्स है तो 5.5 ब्रिक्स है। तो ब्रिक्स का पूछा गया है तो ये कंप्लीट नंबर ही लेंगे। जैसे कि ये इतना दिया गया है कि 1792 यानी कि 1792.41 है, तो इतना एग्जैक्ट ईट उसमें डाल सकते हैं। ज़्यादा डाल देंगे तो अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 1 कंप्लीट है, अगर 1 डाल देंगे तो फिर दिक्कत है। तो इसमें 92 ही ले, तो इसका अगर इसको देखें तो इसी को ये कह सकते हैं कि इतने ईट डालने पर क्या हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर हम लोगों का आ गया ये। बस इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, यानी कि ये कौन सा नंबर था? 3rd नंबर ये क्वेश्चन था। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। In one fortnight of a given month, there was a rainfall of 10 centimeter in a river valley. If the area of the valley is 7,280 kilometer square, so that the total rainfall was approximately equivalent to the addition to the normal water of 3 rivers, each 1072 किलोमीटर लॉन्ग, 75 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप। ऐसा एक रेनफॉल का डेटा देखा गया है, कुछ इस तरीके से है। रेनफॉल 10 सेंटीमीटर रिवर वैली, कोई रिवर वैली में 10 सेंटीमीटर मतलब रेनफॉल हुआ है 10 सेंटीमीटर का। अच्छा, पहले इसको फोर्टनाइट ऑफ अ गिवन मंथ, एक गिवन मंथ में फोर्टनाइट यानी 15 दिनों का, 15 डेज़ का वो फोर्टनाइट कहलाता है। तो यानी हम लोग उसको हिंदी में पक्ष वगैरह कुछ ऐसे कहते हैं। तो 15 दिन का जो वो दिन होता है, तो उसमें यानी कि उसमें ऑब्जर्व किया गया कि 10 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ है। तो 10 सेंटीमीटर रेनफॉल होना यानी कि ग्राउंड से 10 सेंटीमीटर पानी जमा हो जाना, यानी ऊपर ऐसे जमा हो जाना। तो वो वैली है, एक वैली है, देयर वाज अ रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर रिवर वैली इन द एरिया ऑफ द वैली। अच्छा, एक वैली है, एरिया कुछ ऐसे मान लें, पहले से इसका एरिया दिया गया है ये किलोमीटर स्क्वायर में, और यहाँ ऑब्जर्व किया गया कि ये 10 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ है।
यानी कि एरिया इंटू ये पानी कितना ऊपर उठा, ये तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, हाइट तो पानी ऊपर उठा है, तो ऊपर कितना उठा है, तो यानी एल और गुना बी करेंगे तो ये तो एरिया इसका निकलेगा ही। अगर एच से हाइट यानी कि कितना पानी ऊपर उठा है उससे अगर गुना कर देंगे तो ये पानी का इसमें जो स्टोर हुआ पानी उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो कहते हैं कि इसका जो वॉल्यूम होगा इस पानी का वो दिखाना है कि सो दैट द टोटल रेनफॉल वाज अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द एडिशन ऑफ द नॉर्मल वाटर ऑफ द 3 रिवर्स। और 3 रिवर्स में ये सपोज ये 3 रिवर है, ये 3 रिवर, तो इसमें जो यानी कि जो प्रत्येक है जिसमें कि ये रिवर को 3 डायमेंशनल में लेते हैं ऐसे, तो उसमें लंबाई चौड़ाई ये दिया गया है कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है या गहराई जो भी का इस तरीके का है। तो ये इसमें जो पानी स्टोर हुआ तो ये तीनों रिवर में जो पानी है अभी मौजूद है उसके बराबर ही ये पानी है, ऐसा शो करना है, दिखाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक वैली है, एक एरिया है, एरिया का कुछ मतलब पहले से एरिया दिया गया कितना है, उसमें 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, तो उसमें 10 सेंटीमीटर वर्षा होने के बाद इस पानी का कुछ ना कुछ वॉल्यूम आएगा, तो वॉल्यूम उसका निकाल लेंगे। कहते हैं कि इसमें जो पानी आया तो वो पहले से 3 यानी कि एक क्या है रिवर है, 3 रिवर का डायमेंशन सेम है, तो इसमें जितना पानी तीनों को मिला के हो, तीनों का पानी का मिला के जो वॉल्यूम होगा इस पानी के वॉल्यूम के बराबर होगा, यही दिखाना है। तो देखते हैं, पहले हम कोशिश करते हैं कि कुछ इस तरीके का फिगर बनाने का। ये रहा वैली, ये और एरिया कहा गया है, तो ये तो एरिया है, ये एरिया, इसका अगर एरिया पहले से क्या है ये लिख लेते हैं कि ये है वैली। एरिया कुछ दिया गया है, क्या है एरिया, तो एरिया लिख लेते हैं 7280 किलोमीटर स्क्वायर, ये लिख लिया। अच्छा, इसमें जो पानी यानी वर्षा हुई है तो वो कितनी ऊंचाई तक, 10 सेंटीमीटर तक। तो इसका अगर वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम ऑफ यानी कि वैली अगर देखें तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू यानी कि ये जो रेनफॉल, ये रेनफॉल कितने का हुआ है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया है 7280 किलोमीटर स्क्वायर और इंटू रेनफॉल तो 10 सेंटीमीटर में। ये यूनिट को कैसे मल्टीप्लाई करें जब तक एक में हम कन्वर्ट नहीं कर लें, तो उसके लिए हम लोगों को 10 सेंटीमीटर को ही कर लेते हैं। 10 ये किलोमीटर स्क्वायर है और इंटू अगर इसको करेंगे 10 सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करने के लिए क्या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा। अच्छा, ये तो मीटर हो गया, सेंटीमीटर से मीटर। अब किलोमीटर में चेंज करने के लिए इसको क्या करेंगे, 1000 से ऐसे भाग देना होगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 345 कुछ इस तरीके का किलोमीटर हो जाएगा। और फिर इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7280 और कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ये क्या है, किलोमीटर क्यूब हो जाएगा, इस तरीके का होगा। तो हम लोग यानी कि निकाल लिए इसका क्या कहते हैं वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम तो निकाल लिए, ये था वॉल्यूम, क्या है 0.7280 किलोमीटर क्यूब। अब इसी के अप्रॉक्स में दिखाना है वो तीनों रिवर में जो पानी है उसका ही वो दिखाना है। वो 3 रिवर है, पहले रिवर का फ़ोटो बना लेते हैं यानी इमेज, उसके बाद देखते हैं। उसमें ये कहा गया है कि ये जो पानी हुआ ये तीनों रिवर के में जितना पानी है उसके ही बराबर है, वो दिखाना है अप्रॉक्सीमेटली। यानी कि उसका है 75 मीटर वाइड है, सॉरी 1072 किलोमीटर, क्योंकि नदी है, बहुत लंबी नदी है, 75 मीटर चौड़ी है और 3 मीटर गहरी नदी है। तो वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर्स इक्वल टू, अगर दिखाए तो 3 इंटू ये क्या करना होगा, L इंटू बी इंटू एच करना होगा। यहाँ अगर देखें तो ये तो 3 इंटू क्या है, L क्या है, इसका यूनिट भी सब लिख दें 75 मीटर, और H अगर देखें तो 3 मीटर, क्योंकि यूनिट एक है नहीं तो सबको पहले यूनिट को सेम करना होगा। मीटर को अगर ये देखें तो 3 इंटू ये 1072 किलोमीटर में है, इसको मीटर में अगर है किलोमीटर में चेंज करना है तो किससे 1000 से भाग देना होगा, डिवाइड करना होगा, इस तरीके से हो जाएगा। ये मीटर और ये भी मीटर हो गया, सॉरी किलोमीटर हो गया, और इस मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देना होगा, तो इस तरीके से हो जाएगा ये किलोमीटर। अब एक यूनिट में हो गया। अब एक यूनिट में होने के बाद
इसका फिर वॉल्यूम देखते हैं कितना होता है, सबको मल्टीप्लाई करना होगा कि ये थोड़ा सा बिगर नंबर है, तो इसको 72 इंटू 0.075 इंटू 0.003, तो इस तरीके से आ गया हम लोगों का 0.7236, ये है किलोमीटर क्यूब इसका आया। ये तीनों रिवर का इतना आया, पहले से कितना है, ये है 7283723, ये देख रहे हैं, तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। तो कह सकते हैं इसको स्टेटमेंट में ऐसा लिख सकते हैं कि ये दिखाना है तो इक्विवेलेंट टू द, अच्छा, सो दैट द टोटल रेनफॉल वाज अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द एडिशन टू द नॉर्मल वाटर ऑफ 3 रिवर्स। अच्छा, हेंस कह सकते हैं, हेंस द रेनफॉल वाज क्या था, अप्रॉक्सीमेटली equivalent to the volume of 3 rivers। बस ऐसे लिख सकते हैं कि hence the rainfall was approximately equivalent to the volume of the 3 rivers, ऐसे बाद में लिख के दिखा दें। तो ये था 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन है, एन ऑयल फनल मेड ऑफ टिन शीट कंसिस्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंडर पोर्सन attached to a frustum of a cone if the total height is 22 centimeter, diameter of the cylindrical portion is 8 centimeter and the diameter of the top of the funnel is 18 centimeter, find the area of the tin sheet required to make the funnel। अच्छा, एक फनल है, यानी कि वो जिसको कीप हम लोग कहते हैं, कुछ इस तरीके से ये रहा, जिसे ऑयल वगैरह डालने वाला जो होता है किसी भी यानी कि कंटेनर में डालते हैं, जिसका यानी होल छोटा हो, तो उसमें ऐसे डालने के लिए एक कीप है बना हुआ, इसको फनल कहते हैं। अच्छा, ये 3 शीट का बना हुआ है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्सन है। ये जो सिलेंड्रिकल पोर्सन देख रहे हैं ये 10 सेंटीमीटर का है, ये इस तरीके का। अटैच टू अ फ्रस्टम ऑफ ए कॉन, एक कॉन से यानी ऊपर जो देख रहे हैं फ्रस्टम ऑफ ए कॉन है। इफ़ द टोटल हाइट इज़ 22 सेंटीमीटर, अगर 22 सेंटीमीटर ये अगर टोटल हाइट हो इस यानी फनल का, तो कहते हैं डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्सन इज़ 8 सेंटीमीटर। अगर ये सिलेंड्रिकल पोर्सन का डायमीटर देखें तो ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी तो 8 ही होगा। अच्छा, वो तो अलग बात है, ये हो गया। एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द फनल इज़ 18 सेंटीमीटर, और इसका अगर देखें तो ये 18 सेंटीमीटर टॉप का है डायमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द टीन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द फनल। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है एरिया निकालने के लिए, कि इसमें जो यानी टीन शीट का यूज करके इस फनल को बनाया गया है उसका एरिया। तो यहाँ हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ तो ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें लगा रहता है तो ये ओपन ही रहता है, ये वाला एरिया जो देख रहे हैं ओपन ही रहता है। तो ये सिलेंडर का, ये जो सिलेंडर देख रहे हैं इसका CSA लेना होगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया, और इसके साथ साथ इस फ्रस्टम ऑफ कॉन का भी CSA लेना होगा। तो बस वो रिक्वायर्ड शीट का एरिया निकल जाएगा इसको बनाने में जो लगने वाला है। तो यहाँ अगर देखें, ये इसको R1 लेते हैं, इसको R2 लेते हैं, तो ये भी तो R2 ही हो जाएगा। तो R1 अगर देखें तो ये R1 तो 18 का आधा हो जाएगा, यानी कि 9 सेंटीमीटर, ये तो पता है। फिर R2 अगर देखें तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का आधा करें तो ये 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसका रेडियस सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर है, ये वाला अलग हो गया। अच्छा, हम लोगों को वो निकालने के लिए फार्मूला पहले देख लेते हैं कि इसको निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगता है। तो पाई L इंटू R1 प्लस R2, तो R1 R2 तो पता है, लेकिन ये L यानी कि ये स्लैंट हाइट नहीं पता है। एक तो ये नीचे वाले का, जब ये सिलेंड्रिकल पोर्शन का हम यानी कि सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, तो उसमें क्या फार्मूला है, तो पाई R स्क्वायर H। तो यहाँ तो इसका R2 है, और H तो पता ही है, ये पता है, यानी 10 सेंटीमीटर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोगों को सिर्फ L निकालना होगा यहाँ। अच्छा, इसमें एक काम करते हैं कि ये R1 लिया है तो इसको H1 ले लें, इसको H2 ले लें, यहाँ से यहाँ तक H2, तो यहाँ लिख लें, H2 भी लिख लें, इधर लिखते हैं, पहले H1 लिखते हैं। H2 देखें तो कितना है, 10 सेंटीमीटर, H2 10 सेंटीमीटर है। तो H1 ये कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या है, 22 में अगर ये 10 को घटा दें तो ये H1 निकल जाएगा, 22 में 10 घटाएंगे तो ये 12 सेंटीमीटर, ये भी पता चल गया हम लोगों को। तो L निकाल सकते हैं, L निकालने का एक फार्मूला है, ये फ्रस्टम ऑफ ए कॉन है, इसका L निकालने का फार्मूला कुछ इस तरीके का हो सकता है, √H स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो H का क्या है वैल्यू,
यहाँ H1 लेंगे तो H1 है क्या, H1 12, 12 का स्क्वायर प्लस R1 क्या है हम लोगों का, R1 है 9, 9 में 4 को माइनस करेंगे तो इस तरीके का कुछ हो जाएगा। ये 5 का स्क्वायर तो ये 25 हो जाएगा, तो ये हो गया 13, यानी L भी हम लोगों का 13 निकल गया सेंटीमीटर। अब इतना सब पता रहने के बाद तो अब तो ईजिली हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। क्या फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। फाइंड आउट करना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द टिन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द फनल। एरिया ऑफ द required tin sheet to make the funnel इक्वल टू क्या हो जाएगा। अगर ये देखें तो वो टीन सीट कितना लगेगा इस फनल को बनाने में, तो इसका पहले सी ऐसे लेना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रेस्टम प्लस करना होगा सी ऐसे ऑफ द सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पोर्शन जो भी लिखें। सी ऐसे ऑफ द फ्रेस्टम क्या हो जाएगा, इसका अगर लें तो पाई एल R1 प्लस R2, यानी कि पाई एल इंटू R1 प्लस R2, और फिर प्लस इसका सी ऐसे देखें तो पाई R स्क्वायर H, यानी उसका हाइट। तो इसमें तो R L तो हम ले लिए हैं, R1 R2 ये भी ले लिया है, इसका पाई, इसका R तो R2 है और H2 है। तो इस तरीके से अगर देखें तो पाई का वैल्यू पाई ले सकते हैं, इधर कॉमन अगर ले तो इस तरीके से आ जाएगा। क्या आएगा, R1 प्लस R2 और प्लस ये पाई तो गया तो ये R2 स्क्वायर और H2 ये हो जाएगा। अब इसका वैल्यू रखते हैं तो इस तरीके से 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यह यहाँ जगह कम रहने के कारण हमको इरेज करना पड़ता है, तो वो शुरू से देख लें। अच्छा, पाई का वैल्यू क्या इसमें कहा गया है, कुछ तो नहीं कहा गया है, तो पाई का वैल्यू हम अपने मन से लें तो 3.14 ले लेते हैं। अच्छा, एल का अगर वैल्यू देखें तो क्या है, एल का 13 निकाला है, R1 अगर देखें तो 9 है, R2 देखें तो 4 है। अच्छा, यहाँ देख सकते हैं R1 R2। अच्छा, प्लस ये क्या है, R2 स्क्वायर, R2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर इंटू H2 है, H2 तो हम लोगों का 10 है, यहाँ 10 कर लेते हैं ऐसे। तो 3.14 to 13 इंटू 13 प्लस 160 ये हो जाएगा। ये 13 इंटू 13 ये किया है तो ये 169 प्लस 160, इस तरीके से ये हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 6 6 12 1 3 2 9। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इरेज करते हैं ये वाला। इसके बाद अगर देखें तो 3.14 इंटू 329 है, तो इक्वल टू हो जाएगा 1033.06। ये क्या है, तो cm स्क्वायर यूनिट में है। तो इतना ही सीट का रिक्वायरमेंट है, इतने सीट से वो बन जाएगा। तो ये था हम लोगों का 5वां क्वेश्चन, यानी 5वां का आंसर। अब देखते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन को। अब देखते हैं 6th नंबर क्वेश्चन। तो 6th नंबर क्वेश्चन है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रेस्टम ऑफ ए कॉन गिवन टू यू इन सेक्शन 13.5 यूजिंग द सिंबल एज एक्सप्लेन्ड। यानी कि एक पहले समझ लेते हैं, ये है फ्रेस्टम ऑफ ए कॉन, इसका जो सी एस ए होता है, यानी कि ये हाइट होता है, ये R1 और ये R2 और ये स्लेंट हाइट। तो इसका सी एस ए जो होगा कर्व सरफेस एरिया ये वाला, तो इसका क्या फार्मूला होता है, पाई एल इंटू R1 प्लस R2 ये। और टोटल सरफेस एरिया देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, पाई एल इंटू R1 प्लस R2 और प्लस क्या हो जाएगा, पाई इंटू R1 स्क्वायर और प्लस R2 स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है। तो यही दिखाना है कि ये कैसे हुआ है, कैसे डिराइव हुआ है ये दोनों फार्मूला, तो ये हम लोगों को दिखाना है। तो देखते हैं ये कैसे हुआ है। यानी कि सी एस ए ऑफ फ्रेस्टम ऑफ ए कॉन और टी एस ए यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रेस्टम ऑफ ए कॉन का डेरिवेशन दिखाना है कि कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे लेते हैं, एक कॉन लेते हैं, एक कॉन ले लिया इस तरीके से, ठीक, ये रहा कॉन। अच्छा,
फ्रस्टम ऑफ ए कॉन बनाने के लिए हमको क्या करना होगा कि इस बॉटम के पैरेलल एक लाइन यानी कि इसको काटना होगा इस तरीके से। ये काट दिया इसे। काटने के बाद यानी कि ये जो नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं ये फ्रस्टम ऑफ ए कॉन हो गया, ऊपर वाला सिर्फ कॉन रहा। तो इसको नेमिंग कर लेते हैं, ये ए बी सी, ये डी ई और इसको एफ और इसको जी ऐसे नाम दे देते हैं। ये वाला पॉइंट जी, ये वाला पॉइंट जी है, इसको R1 दे देते हैं, इसको R2 दे देते हैं। ठीक, ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला। अच्छा, अगर हाइट की बात करें, ये हाइट अगर इसको H1 दे दें यहाँ से यहाँ तक, और इसको यहाँ से यहाँ तक H दे दें, यहाँ से लेके यहाँ तक H दे देते हैं। ये R1 है, ये R2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये F यहाँ नाम दिए हैं। अच्छा ठीक है, R1, ये R2, ये F है, ये G है। अच्छा, ये पूरा हाइट H1 दिखाएं और ये वाला हाइट H इसको इस तरीके से दिखाएं कि यहाँ से यहाँ तक H है। ठीक, अगर स्लैंट हाइट यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये तो L इसका स्लैंट हाइट ले लिए, और यहाँ से यहाँ तक पूरा अगर स्लैंट हाइट दिखाएं तो L1 दिखाते हैं इस तरीके से। इस तरीके से L1। अच्छा, अगर ये हाइट यहाँ से यहाँ तक H1 है पूरा, अगर ये H है लिए है तो ये वाला क्या हो जाएगा, H1 में H को माइनस करेंगे तो ये वाला हाइट यहाँ से हो जाएगा H1 माइनस H, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इधर तो H लिए ही हैं, ये वाला हाइट यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, अगर ये स्लैंट हाइट की बात करें, ये L यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट L है, यानी स्लैंट हाइट L1 है। तो ये वाला हाइट अगर निकालना हो स्लैंट हाइट तो L1 में माइनस L, ये वाला हो जाएगा। हाँ, तो ये तो इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये 90, ये भी 90 ऐसे होगा। अब हम लोगों को ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखना है, ये वाला और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो देखते हैं ये दोनों सिमिलर क्यों होगा, क्योंकि ये और ये क्या है, पैरेलल है। तो ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल इसका यानी इक्वल होगा। इसके बाद ये वाला और ये वाला भी इक्वल हो जाएगा एंगल। तो इस तरीके से ये दोनों हम कर सकते हैं कि सिंस या कि ट्रायंगल ADF सिमिलर टू ट्रायंगल, ये कौन सा, ABG ले लेते हैं, ABG। क्यों हुआ, कारण इसका कि ये और ये पैरेलल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो वो दोनों यानी सिमिलर हो गए। तो सिमिलर जब भी कोई ट्रायंगल होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का यानी कि सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी उसका रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। अगर ये वाला लें और ये वाला, अगर ये इसका छोटा वाला अगर R2 लें, ये ट्रायंगल जो देख रहे हैं इसका अगर R2 लें तो इसका क्या लेना होगा, ये R1, या तो पहले एक बार हम नाम ले लेते हैं, जैसे कि ये हो गया DF, तो उसका लेना होगा ये BG। अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल का ये अगर लें AF, तो इसका क्या लेंगे, ये बड़े वाले का यानी कि AG। और तीसरा अगर देखें इसका अगर AD लें, छोटे वाले का AD, तो ये बड़े वाले का AB लेना होगा, ये तो कह सकते हैं। अच्छा, D और ये अगर देखें तो ये सिर्फ नाम चेंज कर रहे हैं, देख सकते हैं फिगर में। AF अगर देखें यहाँ से यहाँ तक तो क्या है, AF ये हाइट है तो क्या है, H1 माइनस H, तो H1 माइनस H ले लिए। और AG अगर देखें, A और G, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट H1 है, H1 ले लिए, इक्वल टू AD अगर देखें, AD ये स्लैंट हाइट है तो क्या है स्लैंट हाइट, तो L1 माइनस L। और ये A और B देखें तो ये स्लैंट हाइट यहाँ से यहाँ तक L1 है तो L1 ऐसे ले लेते हैं। अच्छा, अगर इसमें देखें तो ये R2 इक्वल टू R1 सॉरी अपॉन R1 इक्वल टू ये लिख सकते हैं H1 माइनस H ऑन H1 ऐसे। इसी को अगर देखें तो ये वाला चीज़ को, इसको अभी नहीं लिए हैं, इसको अभी छोड़े हैं, सिर्फ ये दोनों से हम बड़े हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं H1 अपॉन ये H1 और माइनस H इंटू H1। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 इक्वल टू, शायद ये लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो इधर देखते हैं, ये हो जाएगा R2 अपॉन R1 इक्वल टू, ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और माइनस H अपॉन H1 इस तरीके से। ठीक,
अगले स्टेप में इसी को अगर ये 1 को क्या करें, 1 को इधर कर दें तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसको इधर और इसको इधर कर दें तो हो जाएगा H/H1 इक्वल टू, ये अगर देखें तो ये तो प्लस में हो जाएगा, ये इधर जाएगा 1 माइनस R2 माइनस R1, इस तरीके का हो जाएगा। अब देखते हैं ये वाला स्टेप रखेंगे हम, उसके बाद इसको हटाते हैं। वहाँ से अगर देखें तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, 1 क्या है H/H1 इक्वल टू, ये R1 ले लिए, R1 माइनस R2, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का H1 इंटू R1 माइनस R2 और इक्वल टू HR1। और अगर सिर्फ H1 निकालेंगे देयरफॉर H1 इक्वल टू तो HR1 इंटू R1 माइनस R2, इस तरीके से ये निकल गया। तो हम H1 इसमें निकाल के रखेंगे। तो ये सारे प्रोसेस को हटाते हैं, ये सारे प्रोसेस को हटा देते हैं। उसके बाद सिर्फ यहाँ हम H1 निकाल के रख लिए हैं। क्या है H1 इक्वल टू HR1 अपॉन R1 माइनस R2। तो ये हम लोग निकाल के सिर्फ ये रखे हैं। अब देखते हैं, ये इसको इरेज कर दिए। अच्छा, अब इसमें ये और ये इसको भी इक्वल कर सकते हैं, यानी R2 माइनस R1 इक्वल टू L1 माइनस L होल अपॉन L1, ऐसे कर सकते हैं ये भी। उससे तो हम एक इक्वेशन ये बना के रखे ही, ये रखते हैं, देखते हैं। फिर इससे अगर देखें तो क्या होने वाला है, R2 अपॉन R1, इसमें L1 अपॉन L1, सॉरी हाँ, और ये L अपॉन L1 ऐसे रख सकते हैं। R2 ये R1, ये 1 हो जाएगा L अपॉन L1। और इस तरीके से फिर क्या होगा कि अगर हम इसको इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा, L इंटू L1 ऐसे, और ये वाला 1 और माइनस R2 अपॉन R1, इस तरीके से होगा। देख सकते हैं, स्टेप वाइज देखें ध्यान से। L1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, यहाँ R1 हो जाएगा, R1 माइनस R2। और फिर अगर देखें तो अगले स्टेप में तो L अपॉन L1 इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा कि R1 इंटू L, सॉरी इसमें इधर से करते हैं, L1 इंटू R1 माइनस R2 इक्वल टू, ये इधर से कर रहे हैं L इंटू R1। और फिर अगर यहाँ L1 देखें तो L R1 अपॉन R1 माइनस R2। तो ये भी हम लोग निकाल के रख लिए। तो यहाँ ही लिखते हैं L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L R1 और इंटू R1 माइनस R2। ये दूसरा इक्वेशन हम लोग निकाल के रख लिए। यहाँ देख रहे हैं बुक में कि दूसरा जो क्वेश्चन कहा गया है उसमें भी यानी कि हम लोगों को निकालना पड़ सकता है। अच्छा, पहले ये इतना तो समझ चुके हैं। अब देखते हैं, इस बुक में डेरिवेशन इसका दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसका आराम से कर सकते हैं 1-2 बार प्रैक्टिस के साथ। तो उसके बाद देखते हैं। चुवन, अब बढ़ते हैं। हम लोगों को क्या निकालना है, CSA निकालना है इस फ्रस्टम का। तो फ्रस्टम यानी कि इसको अगर DBCE ले लें, फ्रस्टम इतना, CSA ऑफ फ्रस्टम 6 नंबर है। CSA ये जो देख रहे हैं CSA इसका ले रहे हैं, ये नीचे वाले जो फ्रस्टम को देख रहे हैं, फ्रस्टम का नाम DBCE दे सकते हैं, DBCE। तो कैसे होगा, अगर CSA लेंगे तो ये पूरा अगर कौन का अगर हम ले लें, क्या कहते हैं उसका, CSA, ये पूरा का, उसमें ये ऊपर वाले का घटा दें CSA, ये ऊपर वाला जो पार्ट देख रहे हैं, तो बचेगा कि फ्रस्टम का ही बचेगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि CSA ऑफ कौन ABC, ये देख रहे हैं पूरा ले लिए ABC का, और उसमें माइनस कर दें CSA ऑफ कौन ये ADE। तो जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। CSA ऑफ कौन ABC देख रहे हैं ये वाला पूरा, तो इसका क्या फॉर्मूला है, तो यानी कि इसका फॉर्मूला है पाई आर एल। तो ये पाई आर एल हो गया, इसमें 1, सॉरी
इस पूरे का अगर देखें आर, तो ये R1 है, तो ये R1 हम लोगों को लेना होगा। अगर ये पूरे का अगर L देखें यानी स्लैंट हाइट, तो L1 है, तो L1 लेना होगा। उसमें हम लोगों को माइनस करना होगा पाई, ये वाला जो ऊपर का देख रहे हैं इसका, ये कौन है, तो पाई RL। तो इसके लिए अगर देखें तो R इसका क्या है, R2 है। अगर L देखें तो ये वाला, ये स्लैंट हाइट, तो इसमें L1 इंटू क्या देख रहे हैं, L1 माइनस L है, ऐसे। तो ये समझ चुके हैं। अब इसमें क्या करना होगा, हम लोगों को बारी बारी से यानी कि पाई का वैल्यू लेके इसमें करना पड़ेगा। एक काम करते हैं कि इसमें हम लोग L1 का यहाँ से वैल्यू इस पर पुट कर देते हैं, L1 का यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। ये पाई रहने देते हैं, R1 रहने देते हैं। L1 का वैल्यू हम लोग निकाल के इक्वेशन सेकेंड में रखे हैं, तो वो वाले वैल्यू को यहाँ रख दें। क्या है, LR1 इंटू R1 माइनस R2। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि L1 इस फॉर्मूला में कहीं नहीं रहेगा, जैसा कि हम लोग जिस फॉर्मूला का यूज करते रहे, इसीलिए इसको हटा रहे हैं। ये L1 के लिए फार्मूला रख दिए, सॉरी L1 की जगह पर ये रख दिए, माइनस है, पाई है, R2 स्क्वायर है। इसके बाद L1 फिर इसमें भी है, इसमें भी L1 के लिए यहाँ फार्मूला रख दें, R1 इंटू R1 माइनस R2 माइनस ये रहा L। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग, बस बारी बारी से जो जो कर सकते हैं करें। अब ये दोनों करते हैं कि ये हो गया पाई R1 स्क्वायर, इसको गुना किए हैं, और ये L अपॉन R1 माइनस R2। इसमें अगर देखें तो क्या कर सकते हैं, ऊपर ये तो माइनस L है, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ काम करना होगा, उसके बाद देखा जाएगा। ये पाई R2 स्क्वायर है, ये पाई RL है, तो यहाँ स्क्वायर नहीं होने वाला है अभी, ये तो वही का वही रहेगा। पाई R L1 के बदले ये लिए हैं, तो इस तरीके से होगा, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, ये हो गया, ये तो मल्टीप्लाई करने के बाद हुआ है। अब इसमें एक काम करते हैं कि ये पहले माइनस कर लेते हैं इसको, LR1 माइनस ये हो जाएगा L इंटू R1 माइनस R2। इस तरीके का कुछ बनने वाला है। अब इरेज करते हैं ऊपर वाले को, ये ध्यानपूर्वक करें, कहीं इधर उधर होने पर गलत हो सकता है। ये हो गया पाई R1 स्क्वायर L अपॉन R1 माइनस R2 है। यहाँ माइनस क्या हो जाएगा देखते हैं, पाई है, R2 है, ये अंदर में क्या बचने वाला है ये देखते हैं, LR1 माइनस LR1 माइनस माइनस प्लस LR2 अपॉन हो जाएगा R1 माइनस R2। ये इस तरीके का बचने वाला है। अच्छा, अगर ये देखें और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई R1 L स्क्वायर L अपॉन R1 माइनस R2 माइनस, अगर ये दोनों को गुना करें तो पाई होगा, R2 यहाँ भी है, R2 यहाँ भी है, 2 बार हो गया इस तरीके से, और ये बचा L और ये R1 माइनस R2। तो यहाँ तक तो हम लोग पहुँच चुके हैं। अब देखते हैं इसमें R1 माइनस R2 कॉमन ले लें, सॉरी LCM ले लें, तो इस तरीके से कुछ होगा, फिगर में देख सकते हैं ये। अब क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं, पाई L कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, नीचे क्या है R1 माइनस R2। तो फिर अगले स्टेप में हम एक काम करते हैं कि ये पाई एल रहने देते हैं, और ये वाला देख रहे हैं, ये वाला इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर देखें तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ भी वही है, तो एक बार इसको प्लस में इसको माइनस में लिख सकते हैं, R1 प्लस R2, एक बार R1 माइनस R2, और नीचे होल अपॉन ऐसे दे दें R1 माइनस R2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हम लोगों के पास फाइनल पाई L इंटू R1 प्लस R2। तो यही तो फॉर्मूला होता है यानी CSA का, और हम लोग प्रूव्ड कर दिए, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो ये था सिर्फ CSA, टोटल सरफेस एरिया, तो उसमें सिर्फ ये दोनों का ढक्कन सिर्फ जोड़ना है, लीड को जोड़ना है, लीड के एरिया को। तो बस ये हम लोग प्रूव कर दिए। अब देखते हैं TSA। अगर TSA निकालें, TSA ऑफ द फ्रेस्टम अगर लिखें तो DBCE, अगर इसका देखें तो इक्वल टू लिख सकते हैं CSA ऑफ फ्रेस्टम DBCE। अब प्लस उसमें लिखेंगे, क्या लिखना होगा उसमें,
यानी कि इसका तो सी एस ए लेंगे ही, अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, सिर्फ फ्रस्टम का, ऊपर वाले का नहीं कर रहे हैं, तो इसमें ये टॉप का लेना होगा। तो एरिया टॉप सर्कुलर, ये लीड या जो भी कहें, एरिया ऑफ द टॉप सर्कुलर या सर्कुलर टॉप, एरिया ऑफ द अपर प्लस एरिया ऑफ द बॉटम, ये इसका बॉटम का एरिया ऐसे देना होगा। नीचे का है तो नीचे का लोअर लिख देते हैं, लोअर एरिया ऑफ द लोअर पार्ट ऐसे कर सकते हैं, चलेगा। तो सी ऐसे हम लोग अभी पाई क्या लिखे हैं, एल इंटू आर वन प्लस आर टू। अगर इसमें ये ढक्कन देखें, ये सर्कुलर पार्ट है तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आर टू है तो ये हो जाएगा, और इसका अगर नीचे देखें तो ये पाई आर वन स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सर्कुलर, और फिर ये देखें तो पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू, और ये हो जाएगा हम लोगों का कॉमन पाई ले लेंगे तो आर टू स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर। तो यही तो है, इसी को थोड़ा सा इधर पलट के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में अगर फाइनल लिखना हो तो ऐसे पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू और प्लस ये पाई इंटू आर वन स्क्वायर और प्लस आर टू स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोगों का टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ ए कॉन। तो इस तरीके से हम लोग ये डिराइव कर दें ये फार्मूला। अब देखते हैं इसी में वॉल्यूम कहा गया है कि वॉल्यूम कैसे निकालें। तो वॉल्यूम निकालने का एक आसान तरीका है, वो देखते हैं क्या है। अगर वॉल्यूम निकालना हो तो दूसरे में ऐसा कहा गया है, देख क्वेश्चन, डिराइव द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कॉन। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन था। अब हम 7 नंबर को देखेंगे। 7 में भी वही है, डिराइव द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कॉन गिवन टू यू इन सेक्शन 13.5 यूजिंग द सिम्बल्स एज एक्सप्लेन। बस अब की बार सिर्फ ये फ्रस्टम ऑफ ए कॉन जो देख रहे हैं निचले वाले पार्ट, इसी का हम लोगों को वॉल्यूम सिर्फ निकालना है। तो वो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है उसको मतलब उसका डेरिवेशन दिखाना है, कैसे वो डिराइव हुआ है वो फार्मूला। तो अगर वॉल्यूम देखें, इसका पूरा का वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, नाम यहाँ दे देते हैं हम डी बी सी ई, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टोटल का जो वॉल्यूम होगा उसमें ऊपर वाले अपर वाले कॉन का वॉल्यूम घटा देंगे। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ कॉन ए बी सी और उसमें वॉल्यूम ऑफ किसका घटा देंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन ए डी ई। देख रहे हैं कि टोटल जो बड़ा वाला जो यानी कि कॉन है उसका टोटल का वॉल्यूम अगर हम लोग फाइंड आउट कर लें और उसमें ऊपर वाले का अगर कॉन का वॉल्यूम घटा दें तो ये सिर्फ फ्रस्टम ऑफ कॉन का ही वॉल्यूम बचेगा। तो इस तरीके से अगर देखें तो पूरा बड़े वाले का ये क्या फार्मूला होता है, ये होता है। तो बड़े वाले का अगर देखें पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर और एच हो जाएगा एच वन। ये देख रहे हैं कि पूरा बड़े वाले का लेना है तो उसका आर यहाँ से आर वन है और हाइट जो देख रहे हैं ये एच वन है ये। अच्छा, उसमें माइनस क्या करना होगा छोटे वाले का 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, तो इसका हाइट क्या है एच वन माइनस एच है। ये हाइट देख रहे हैं, ये वाला हाइट, इसका ये हाइट है और इसका रेडियस ये है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच इसका दे दिया है। अच्छा, इसी को फर्दर प्रोसेस करेंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं कि इसमें कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कॉमन कुछ आने वाला है। 1/3 पाई कॉमन ले लेते हैं तो इधर बचेगा आर वन स्क्वायर एच वन। अच्छा, और इधर 1/3 पाई तो गया तो आर टू स्क्वायर इक्वल टू एच वन माइनस एच, ये बचा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो हम लोग इसमें क्या है कि एच वन कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ ये जो भी फार्मूला हम लोग डिराइव कर रहे हैं तो सिर्फ फ्रस्टम का ही, जब आर टू है आर वन है एच है ये एल है, सिर्फ उसी को इंक्लूड करना है। उसके अलावे जो जो चीज़ दिख रहा है जैसे कि आर वन तो ठीक है, एच वन कहाँ से आ गया, एच वन इसमें इस फार्मूला में नहीं आना चाहिए, तो एच वन को हटाना है, यहाँ भी एच वन को हटाना, एच ठीक है इसमें है। तो जब भी डिराइव करें तो ये ध्यान में रखें कि इस फार्मूला को देखने के बाद क्या पता चल रहा है कि ये एच वन नहीं होना चाहिए, और जो रहेगा तो वो तो फार्मूला पे बनने ही वाला है। तो एच वन के बदले सिर्फ हम उसको मतलब
उसके अलग वैल्यू से जो हम लोग पहले डिराइव करके यहाँ इक्वेशन बना के रखे हैं उसको सिर्फ रख देना। तो ये क्या हो जाएगा R1² H1 का फॉर्मूला यहाँ दिया गया, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट में है, यहाँ साइड में ब्रैकेट में लिख दें कि ये कहाँ से आया, ये R2² है इंटू H1 क्या है फिर वही HR1 पॉन R1 माइनस R2 और माइनस ये रहा H, इस तरीके से। अभी इसको ब्रैकेट को बंद कर दें। अब देखते हैं क्या होता है। अब अगले स्टेप में बहुत ही ध्यान से इसको करना होता है। ये रहा पाई। इसके बाद देखते हैं ये क्या कर सकते हैं हम लोग, R1 है स्क्वायर है और ये भी R1 ही है तो R³ हो जाएगा, R1³ H अपॉन क्या होगा R1 माइनस R2। अच्छा, इधर भी फिर बहुत ध्यान से ये करना होगा, पहले हम लोगों को इसके अंदर का प्रोसेस करना होगा। तो ये R2² है, इसके अंदर का प्रोसेस करें तो R1 माइनस R2 तो है ही, इसके साथ साथ फिर अगर लें तो H R1 और माइनस ये हो जाएगा हम लोगों का H R1 माइनस R2। तो कुछ इस तरीके का होगा, ये देख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं। 1/3 पाई R1³ H, ये R1 माइनस R2 है और इसमें अगर देखें तो क्या कुछ कर सकते हैं इसमें। तो पहले इसका देखते हैं कि R2² तो है ही, इसके अंदर का ही देखते हैं क्या होता है। कुछ इस तरीके का हो गया, तो इसमें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 1/3 पाई, फिर ये क्या हुआ R1³ H ऑन R1 माइनस R2 और फिर इससे अगर मल्टीप्लाई करें तो H R2³ हो जाएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई किए तो यहाँ एक माइनस माइनस प्लस होने वाला था तो यहाँ प्लस ही रहेगा, ये आगे माइनस। अच्छा, R1 माइनस R2, ये तो इतना समझ गए। अच्छा, और कुछ होने वाला है। हाँ, अब इसको घटा के देखते हैं क्या होता है। 1/3 पाई क्या दिख रहा है, ये वाला स्टेप 1/3 पाई। इसमें अगर देखें तो R1 माइनस R2 एलसीएम लिए हैं, इसके बाद क्या हो जाएगा R1³ H माइनस H R2³। अब आगे देखते हैं, फिर इस स्टेप को हटाते हैं, फिर आगे देखेंगे 1/3 पाई तो है ही। इसके बाद क्या बचा, इसमें H कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, H दोनों में दिख ही रहा है। H कॉमन लेते हैं तो H को कॉमन ले लिए, तो ये तो इसको बाहर रख दिए, लेकिन बच गया कुछ इस तरीके से R1³ और माइनस R2³ और नीचे R1 माइनस R2 तो है ही, ये बच गया। H दोनों में था, कॉमन लेके बाहर निकाल दिए। अच्छा, R1³ और माइनस R2³। अब इसको अगर देखें तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। हम लोग ऐसे पढ़े हैं कि A³ माइनस B³ इक्वल टू क्या होता है, A माइनस बी इंटू A² प्लस B² प्लस ये AB, ऐसे ये फॉर्मूला। तो यहाँ देखें A³ माइनस B³ है तो ऐसे ही एक्सपेंड कर दें इसको, तो एक्सपेंड करते हैं तो ये A माइनस बी और फिर क्या लिखेंगे A² प्लस B² और प्लस AB और ये R1 माइनस R2, ये तो नीचे है ही। फिर ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा पाई H इस तरीके से और इंटू R1² प्लस R2² और प्लस R1 इंटू R2। तो यही कहीं ना कहीं हम लोग को प्रूव करना है। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि जो भी चीज़ है पाई H देख रहे हैं तो इसमें H हम लिए हैं बिल्कुल। अब देखते हैं R1 तो R1 तो यह है ही, R2 तो दिया ही रहता है, R1 इंटू R2। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि L1 आ गया ये आ गया। तो इस फार्मूला में यानी कि उसी फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन के सभी चीज़ टर्म्स अगर इसमें दिख रहा हो तो ये हो गया फार्मूला हम लोगों का। और इस तरीके से हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।